जय हिंद साथियों। तो जैसा कि सभी साथियों को पता होगा, सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी तैयारी हम आपको आज से करा रहे हैं। जिसमें आज हम देखेंगे एबीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम देखने वाले हैं 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, ये प्रश्न सीटेट की पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इन प्रश्नों के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, हीलियम He या फिर मीथेन CH4। तो इन चार गैसों में से कौन सी वो गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, हीलियम गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी N2O, CO2 और CH4 ये तीनों गैसें ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? डेसिबल, जूल, न्यूटन या फिर नैनो? तो ध्वनि जो मापते हैं, ध्वनि प्रदूषण को जो मापते हैं वो मापते हैं हम डेसिबल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? यू आकार की घाटी का, लैपीज का, वी आकार की घाटी का या फिर जलप्रपात का? तो साथियों, किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? अब हिमानी क्या होता है? देखो, जैसे नदियों में जल प्रवाहित होता है, सेम इसी तरह जल की जगह वहां पर क्या होती है? बर्फ होती है। नदी में क्या होगा? नदी में होगा जल और हिमानी में होगा बर्फ, सिर्फ इतना ही अंतर है। तो किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है हमारी यू आकार की घाटी। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा यू आकार कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो ये यू आकार की घाटी है जिसका निर्माण हिमानियों के द्वारा होता है। हिमानी के द्वारा इस घाटी का निर्माण होता है। चलिए एक और चित्र के माध्यम से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, ये हमारा यू आकार की घाटी है और बीच में क्या है? आइस है। अब नदियां किसका निर्माण करती हैं? नदियां करती हैं वी आकार की घाटी का निर्माण, क्योंकि नदियों में क्या होता है? नदियों में होता है जल, और हिमानी में क्या होता है? इस जल की जगह पर हिमानी में बर्फ होता है, और इस बर्फ के प्रेशर की वजह से दबाव ज्यादा हो जाता है, जिससे हमारा जो वी होता है ये वी शेप ना होकर के ये हमारा यू शेप हो जाता है। तो हिमानियों द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्ण रेखा, ताप्ती, नर्मदा या फिर सिंधु नदी? तो इन चारों नदियों में से कौन सी वो नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण रेखा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु ये प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर ये तीनों नदियां बहती हैं और बहकर लास्ट में अरब सागर में ये गिर जाती हैं। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है? तो ये 3 नदियां हैं, ताप्ती, नर्मदा और सिंधु। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसके लिए क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए उस पर, या फिर प्रधान अध्यापक की जानकारी में लेकर आए उसको, या उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, या फिर उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी उसके माता पिता को दे देना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जाने और उसे सही मार्गदर्शन दे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? उज्जैन को, भोपाल को, इंदौर को या फिर ग्वालियर को? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा साथियों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सा सागर अलग करता है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर?
तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा साथियों भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 30 मार्च को या फिर 22 अप्रैल को? तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है साथियों 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा साथियों खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझेंगे चित्र के माध्यम से। आइए देखते हैं। तो यह है हमारी खाद्य श्रृंखला। इसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए उनको उत्पादक कहा गया है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है? उत्पादक कहा गया है। अब हम इसको इस सीरीज के माध्यम से समझेंगे। शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो पेड़ पौधों को कौन खाता है? मान लिया कीड़ा खा रहा है, ठीक है, या टिड्डा खा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। इस कीड़े ने अपना भोजन किससे लिया? उत्पादक से लिया, पेड़ पौधों से लिया, तो ये हो गया हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। अब इस कीड़े को कौन खाएगा? इस कीड़े को खाएगा चूहा। तो चूहा क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत चूहा हमारा आएगा। अब चूहे को भी आगे चलकर सांप खा लेता है, तो सांप आ गया हमारा तृतीय उपभोक्ता। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से दूसरे पर निर्भर है, तो ये हो गया हमारा तृतीय उपभोक्ता। अब इस सांप को भी बाज खा लेता है, ठीक है, बाज खा लेता है, तो बाज हमारा चतुर्थ उपभोक्ता नहीं होगा, चतुर्थ उपभोक्ता नहीं होता है, ये बाज भी क्या कहलाएगा? तृतीय उपभोक्ता ही कहलाएगा। और आगे चलकर जब बाज की मृत्यु हो जाती है तो उसको छोटे छोटे सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं? उसका अपघटन कर देते हैं, यानी कि अपघटक, तो उनको कहेंगे अपघटक। और अपघटक से हमें क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं, और पोषक तत्व से क्या होता है? फिर से हमारे पेड़ पौधे जन्म लेते हैं। तो इस तरीके से खाद्य श्रृंखला एक चलती है। अब शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी की बात करते हैं। तो ज्यादातर शाकाहारी जो होते हैं, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, जो शाकाहारी होते हैं वो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो सर्वाहारी होते हैं वो हमारे द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, और मांसाहारी ज्यादातर हमारे तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी हमारी खाद्य श्रृंखला, तो जिसमें शाकाहारी जीव जंतु क्या आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। यही हमारा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा साथियों जैव भू रासायनिक चक्र, इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं आज की क्लास का हमारा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या फिर कोयला? तो इन चारों ईंधनों में से हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहां पाया जाता है? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या फिर ब्राजील में? तो जो संकटग्रस्त श्रेणी में आता है दैत्याकार पांडा, ये साथियों चीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? 1984 में जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी जिसमें बहुत ज्यादा जान माल की हानि हुई थी, यह किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट? तो साथियों भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? भारत में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर अमेरिका में? तो साथियों आप सभी को पता है क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ पर क्या होता है? सर्दी का मौसम होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को गर्मी का मौसम होता है, इसलिए क्रिसमस वहां पर गर्मियों में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? सांप का, हाथी का, गैंडे का या फिर शेर का? तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में यह अभ्यारण्य स्थित है और यह शेर का संरक्षण करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे आज की क्लास का। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है?
कैक्टस, महोगनी, फर या फिर चंदन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कैक्टस। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर जो होता है यह एक पेड़ों की लंबी कतार होती है, पेड़ बोल सकते हैं या फिर झाड़ी भी बोल सकते हैं कि इनकी लंबी कतार होती है जो एक शोर अवशोषक के रूप में काम करती है, शोर अवशोषक के रूप में काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा या फिर शुक्र। तो हम सभी को पता है कि किसी ना किसी रूप में हमें ऊर्जा सूर्य से ही मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बुध का, वरुण का, शनि का या फिर शुक्र का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा साथियों टाइटन शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जट्रोफा, कपास, गन्ना या फिर आलू। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1। जट्रोफा एक ऐसी फसल है जिससे हम डीजल का निर्माण करते हैं, कृत्रिम डीजल का निर्माण इससे किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए जैट्रोफा को देख लेते हैं। जैट्रोफा किस तरीके के बीज होते हैं, इनके बीजों से किस प्रकार हम तेल निकालते हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है जैट्रोफा। ये जैट्रोफा का पेड़ है, उस जैट्रोफा के क्या है? फल है, जिनसे कृत्रिम डीजल तैयार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 को, 1982 को, 1992 या फिर 1996 को। तो साथियों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर सन 1986 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भूमंडलीय तापन का क्या कारण है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि क्यों हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि के कारण, हिमनदों में वृद्धि के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कमी के कारण या फिर वनों में वृद्धि के कारण। तो साथियों जो भूमंडल का ताप बढ़ रहा है यह बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि के कारण। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में या फिर सवाना बायोम में। तो साथियों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, उस लावा के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का या फिर लैटराइट मिट्टी का। तो 24 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और साथियों यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 समताप मंडल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं आज की क्लास का। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु है? जल का वेग, जल की गुणवत्ता, जल की प्रचुरता या फिर जल के तापमान में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा साथियों गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य था जल की गुणवत्ता अच्छी हो। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है? देवदार, नीम, चीड़ या फिर ओक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा साथियों नीम का पेड़। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? वेतन, सेवा, गर्व या फिर छात्रों का विश्वास। तो इन चारों में से छात्रों का विश्वास एक ऐसी बहुमूल्य निधि है जो शिक्षक को सबसे ज्यादा काम आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है
तो वह क्या है। मान लिया कोई परिकल्पना है, उसको हम बार बार परीक्षण कर रहे हैं और बार बार क्या है वो हमारी सही आ रही है, तो वह क्या है, कानून है, सिद्धांत है, खोज है या फिर मूल संकल्पना है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा वह एक प्रकार का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 30 और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या फिर व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।